गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, आज की क्लास में आपको पूरा का पूरा फिजिक्स को हम फोड़ेंगे मेरे भाई। तो आज की क्लास जो हमारा होगा वो महामैराथन क्लास होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि आज की क्लास में जरा पेशेंस बना करके बैठना, क्योंकि सर देखो ये क्लास जो है ना, ऐसा क्लास ये है ना मेरे भाई जो अब तक का सबसे बेस्ट क्लास के रूप में ये साबित होने वाला है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं सर कि हमने महामैराथन बहुत सारे क्लासेस हमने लिया है और वो सभी का हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया यूट्यूब पे। आप जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा पॉलिटेक्निक महामैराथन। सर्च क्या कीजिएगा सर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिटेक्निक महामैराथन का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ सर, वहां से जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं। रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई, और अब की बार सिलेक्शन का मतलब यहीं से चमकेगा, ठीक है सर। आज की क्लास को कर देता हूं आगाज, और सबसे पहले ये बताना मेरे भाई कि आप सबका क्या हाल चाल है। देखो सर, आ जाना, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं क्या कि आज की क्लास में फिजिक्स का मीडियम क्वेश्चन होगा, ना तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन रहेगा ना तो ज़्यादा लॉ क्वेश्चन रहेगा, ठीक है सर। एकदम मीडियम क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास में। हम सर फिजिक्स का 3 महामैराथन लाएंगे सर, ठीक है। एक में एकदम प्योर न्यूमेरिकल वाला महामैराथन लाएंगे, एक में एकदम कठोर वाला सवाल लाएंगे, एक में एकदम मीडियम वाला सवाल लाएंगे। तो आज की क्लास में एकदम मीडियम वाला सवाल है मेरे भाई। बाकी सर आज की क्लास में न्यूमेरिकल जो है सर वो 2-4-5% होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल मानो कि ना के ही बराबर है सर, ठीक है। बाकी सर क्लास को कर देता हूं आगाज। आ जाना सर। क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो ना तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएं और अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदल पाएं, ठीक है सर। आ जाना। कहता है 1 नंबर सवाल, क्या जरा गौर करना सर। कहता है ना मेरे भाई कि दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। गलत बात। दो चुंबकीय बल रेखाएं उदासीन बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, ये गलत बात है सर। फिर कहता है उत्तर या दक्षिण ध्रुवों के निकट काटती है, ये भी गलत बात। फिर कहता है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, सही बात। कहता है दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। हमने क्या बोला? दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसा मत सोचना सर कि दो चुंबकीय रेखाएं कभी ना कभी तो काटेगी ना, लेकिन सर नहीं काटती है, ठीक है सर। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा ना कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। तो आपसे कोई पूछेगा कि दो चुंबकीय रेखाएं तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो मेरे भाई, हम आपको घर में पढ़ने की जरूरत नहीं देंगे सर। आपको A to Z चीज आपको हम यहीं समझा के यहीं आपके दिमाग में घुसेड़ देंगे, ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना। क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होगा क्या? कौन सा रे? आदर्श किसका मेरे भाई? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध। आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे भाई वो हमारा क्या होता है जरा बता देना सर। जैसे बोलेगा आदर्श वोल्टमीटर, मार देना घोपचे में क्या सर? ये शून्य मार देना, ठीक है। आदर्श वोल्टमीटर, सॉरी शून्य अनंत मेरे भाई। आदर्श वोल्टमीटर बोलेगा क्या मार देना मेरे भाई? अनंत मार देना, ठीक है। आपसे कोई पूछेगा कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो हमारा क्या होता है? अनंत होता है। हमसे पूछा आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अनंत होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहां है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आ जाना। अगला क्या कहता है? सवाल नंबर 3। ये 3 नंबर क्वेश्चन देखना क्या कहता है मेरे भाई, बड़ा गजब का सवाल है सर। कहता है ना, एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में लटकाने पर उसके सिरे का टहराते हैं। ये टहराते नहीं होगा मेरे भाई, काटते हैं, ठीक है। टकराते हैं सर, ठीक है, टकराते हैं, ठीक है। आ जाना। हमसे पूछा एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में काटने पर उसके सिरों एक दूसरे को टकराते हैं कहाँ पे? दक्षिणी पूर्व दिशा में, गलत बात सर। पूर्व पश्चिमी दिशा में, गलत बात सर। पूर्व पश्चिमी दिशा में, ये भी गलत बात। उत्तर पूर्व दिशा में, गलत बात। उत्तर दक्षिण दिशा में, कहाँ सर? उत्तर दक्षिण दिशा में। जैसी बोलेगा एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक
एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक, एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक, एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक एक क्षैतिज तल में, एक धारावाही परिनालिका को स्वतंत्रता पूर्वक क्षैतिज तल में, जैसी बोलेगा क्षैतिज तल में तो उत्तर दक्षिण ध्रुव में, कहाँ पे, उत्तर दक्षिण दिशा में, कहाँ पे, उत्तर दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा सर, ठीक है। आ जाना सवाल नंबर कितना, 4 की तरफ। ये 4 नंबर क्वेश्चन जरा देखना मेरे भाई क्या कहता है, जरा गौर करना। कहता है एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किससे? जरा बताओ ना सर, किससे की जाती है? हमसे पूछा एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है किससे? धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है सर? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाएं हाथ के नियम से नहीं किया जाता है सर, दाएं हाथ के नियम से किया जाता है। जैसे बोलेगा एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जैसे बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, आपसे बोलेगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये होता हमारा दाएं हाथ के नियम से। किस हाथ के नियम से? दाएं हाथ के नियम से, ठीक है सर, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। आपसे पूछेगा एक धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, जैसे बोलेगा सर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, कौन क्षेत्र की दिशा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। एक बार मेरे साथ बोलना मेरे भाई, कौन क्षेत्र की दिशा? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो दाएं हाथ के नियम से मेरे भाई, ठीक है सर। देखो अब आपके पास टाइम नहीं है मेरे भाई कि आप सिलेबस को पढ़ सकते हैं। अगर सच में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा मेरे भाई। और जब तक सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं, मेरा ये मेरा वादा है मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना सवाल नंबर हम लोग आते हैं 5 की तरफ। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर करना सर। कहता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, देखो मेरे भाई पहले ऐसे समझना, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर पता है क्या होता है सर? 9.46 गुने 10 पे पावर कितना? 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर, किलोमीटर होता है, ठीक है सर। कितना होता है? 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है सर? 9.46 गुने 10 पे पावर कितना? 12 किलोमीटर। 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर, 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर। अब कहिएगा कि रे मास्टर तुम्हारा तो आंसर ही इसमें नहीं मैच कर रहा है। देखो सर, सबसे पहले किलोमीटर में ये दे रहा था, इसको गलत कर दो, ये किलोमीटर में दे रहा है, इसको गलत कर दो। ये 2 ऑप्शन मीटर में दे रहा है सर। अब इसको 9.46 गुने 10 पे पावर ये 12 है, इसमें हम 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे तो मीटर में बदल जाएगा सर। यहाँ पे कितना पावर, तो यहाँ इसको हम लिखेंगे 10 पे पावर 3 और एगो यहाँ से निकाल देना तो 10 पे पावर 4 हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट कर देना सर, ये 10 पे, इसको और इसको मिला करके 10 पे पावर 4 और 10 पे पावर 12, तो 4 और 12 हो जाएगा 16। यानी कहने का सेंस है कि हो जाएगा 10 पे पावर 16 मीटर, ठीक है सर। तो आपको देखो सर, ये हमारा किलोमीटर वाला तुमको याद रखना है, ठीक है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 पे पावर 12 किलोमीटर, ठीक है सर। हमसे पूछा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है लगभग कितना, हमसे लगभग पूछा सर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारा ये होता है, ठीक है सर। अब ये वाला वैल्यू हमारा किलोमीटर में है, लेकिन आपका आंसर 2 को किलोमीटर में दे रहा है, तो ये दोनों को पहले गलत कर दो। अब ये मीटर वाला आंसर को सही करना है, तो कैसे होगा देखो, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में बदलना है ना जी। तो किलोमीटर कितना दिया हुआ है सर जी? किलोमीटर 9.46 और गुने में 10 पे पावर कितना है? 12। अब ये किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1000 से गुना कर दो। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, ये 9.46 गुने 10 पे पावर 12, इसको हम यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं? तो 10 पे पावर 3, ये 3 और ये 12 और 12 3 कितना हो जाएगा सर? ये 15, ठीक है सर। ये पावर 3, सॉरी ये पावर 3 और ये 12, यानी देखो सर ये दोनों बेस में है सर, ये गुना में है 10 10, ये गुना में है सर, पावर जुट जाएगा तो ये हो जाएगा 9.46 गुने 10 पे पावर कितना? 12 और 3 कितना? ये 15 हो जाएगा। अब देखो सर, यहाँ हो गया 10 पे पावर 15 और एगो यहाँ से खींच लेना,
एगो यहाँ से खींच लेना सर, ठीक है, एगो यहाँ से, क्योंकि ये 9.46 है तो एगो यहाँ से खींचेंगे तो इसको डायरेक्ट कर देना 10 पे पावर 16। कितना कर देना सर, ये 16। क्यों? क्योंकि इससे भी ये गुना में है, जब गुना में है तो बड़ा वाला वैल्यू को खींच देंगे। 10 पे पावर 15 से जस्ट बड़ा वाला वैल्यू कितना है, तो 10 पे पावर 16 मीटर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 6 की तरफ। देखो सर, आज हमको एकदम बड़ा लंबा क्लास लेना है सर। हमने खुद से वादा किया है सर कि जब तक आपका सिलेक्शन आपके सामने झुकेगा नहीं तब तक संदीप कुमार रुकेगा नहीं मेरे भाई, ये मैंने वादा किया है सर, और ये वादा को पूरा करके रहेंगे मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना, क्योंकि सर देखो हमें पता है सर कि आपको क्या चाहिए और हमें पता है कि आपको अभी क्या अब नहीं चाहिए, ठीक है सर। आ जाना, कहता है आकाश में ऊंचाई पर उड़ती हुई चील को पृथ्वी से देखने पर वह दिखाई देती है कैसी। कहता है आकाश में ऊंचाई पर, कहाँ पर, आकाश में ऊंचाई पर उड़ती हुई चील को पृथ्वी से देखने पर वह दिखाई देती है कैसी। आकाश में उड़ती हुई चील को पृथ्वी से देखने पर वो कैसा दिखाई देगी। हमसे पूछा वो कैसा दिखाई देगी, तो वो दिखाई देगी वास्तविक ऊंचाई पर। गलत बात। देखो सर, आकाश में उड़ती हुई चील को, है ना, आकाश में ऊंचाई पर उड़ती हुई चील को पृथ्वी से देखने पर वह दिखाई देगी कैसा। बहुत आकाश में उड़ रहा है एक चील, उसको हम पृथ्वी से देखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, मतलब वास्तविक ऊंचाई पर दिखाई देगा। नहीं मेरे भाई, वो वास्तविक ऊंचाई पर दिखाई नहीं देगा, वो वास्तविक ऊंचाई से कम पर नहीं मेरे भाई, वो वास्तविक ऊंचाई से अधिक पर। आकाश में उड़ता है ना चील। हम लोग बचपन में थे तो हम एक बात बताते हैं आपको, बचपन में थे तो जाते तो जहाज जाता था ना, तो घर से पहले निकलते थे या छत पे जाते थे, अरे जहाज रे ऐसा करते थे, ठीक है। तो वो सब कोई करता, हम नहीं करते, तुम लोग भी करता होगा शायद, बचपन में करता होगा, अब तो नहीं करता होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जब आकाश में चील उड़ता है ना सर, तो लगेगा कि एकदम चील भगवान के सट के उड़ रहा है। सच बताना, ऐसा फील होता ही नहीं होता है? सच बताना सर, दिल से बताना, होता है ना रे? हो सकता है तुम लोग शहर में पैदा हुआ होगा तो नहीं देखता होगा, लेकिन सर शहरों में चील उड़ता है भाई। आ जाना, जब चील को देखोगे ना तो अगर तुमको नहीं पता है तो आज जा करके शाम में देख लेना, शाम में ज़्यादा चील उड़ता है, ठीक है। जब चील उड़ेगा ना तुमको लगेगा ना कि अरे ये तो भगवान में सट के उड़ रहा है। और सच में ये है कि भगवान में वो सट के उड़ नहीं सकता है सर। आ जाना, तो इसीलिए हम लोग इसको वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर देख पाते हैं। उसको देखते हैं तो हमको लगता है कि वो बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन हम लोग जब उसको देखते हैं पृथ्वी से तो वो वास्तविक ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पे दिखता है, लेकिन अधिक ऊंचाई पे होता नहीं है, ठीक है सर। चलो आ जाना, चलो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना सर? और जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है सर तो मैं वादा करता हूँ कि आपको रिजल्ट में भी दिक्कत नहीं होगा, और जब रिजल्ट में दिक्कत नहीं होना चाहिए इसका मतलब सिलेक्शन पक्का होनी चाहिए। और आपका सिलेक्शन जब हो जाएगा मेरे भाई तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने एक अच्छा सा प्यार दे देना मेरे भाई, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और आपको सिलेक्शन को पक्का करना है सर, क्योंकि आपके घर में जो आपकी मम्मी पापा बैठे हैं ना सर, वो उनकी आंखों में खुशी के आंसू लाना है, नाराज का आंसू नहीं मेरे भाई, दुख का आंसू नहीं मेरे भाई। जब खुशी का आंसू तभी आएगा जब माता पिता जब बच्चा को सेलेक्टेड देखता है ना सर, सक्सेसफुल के रूप में देखता है ना, तो माता पिता बड़ा गर्व से कहता है कि मेरा बच्चा ना सक्सेस हो गया। तो सर सक्सेस पाना है सर, इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाना, ठीक है सर। बस रात दिन एक कर दो, कर लो किताबों से प्यार, सिलेक्शन ऑटोमेटिक तेरे कदमों में झुकेगा सर, ठीक है सर। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ सर, देखो सर, सिलेक्शन पक्का करना है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पास अब टाइम ना के बराबर है, तो कम टाइम में बेहतर करना है। तो इसके लिए सर हमने आपके लिए लेकर के आया है 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन। 1200 सेलेक्टेड गेस क्वेश्चन, कहने का सेंस है कि ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया, जहाँ पे 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है, जिसका फी है मात्र 99 रुपया मेरे भाई। सर हमने अपने हाथों से 12 रातों से ज़्यादा जगा है, 12 रात से हमने ज़्यादा जग करके इस पूरे गेस क्वेश्चन को हमने अपने हाथों से लिखा है सर। विथ, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है सर, ये पीडीएफ में विथ सॉल्यूशन और आंसर के साथ है। तो जिन लोगों को ये चाहिए मेरे भाई, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना, चाहे पे फोन, चाहे पेटीएम, चाहे गूगल पे, आप किसी से भी इसमें पेमेंट करवा सकते हैं, ठीक है। और पेमेंट करवा करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना,
और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए, आपको मिनट भर के अंदर में मिल जाएगा। ठीक है सर, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे तो यहाँ से भी रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर आपके पास 2 हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, किसी प्रकार की दिक्कत होता है पेमेंट में तो आप उस पर कॉल कर सकते हो। ठीक है सर, चलो आते हैं सर हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 7 का कहत है जी, कहता है रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जित नहीं करते हैं। अच्छा, ये रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ जो है सर वो ये निम्नलिखित में से किसको उत्सर्जित नहीं करता है सर। देखो, जब आपसे बोलेगा रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ किसको उत्सर्जित नहीं करता है सर, तो रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ जो है वो किसको उत्सर्जित नहीं करता है। देखो सर, यहां से समझना कि रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ, इसका मतलब जो रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ है मेरे भाई वो इलेक्ट्रॉन को करता है, प्रोटॉन को करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन को करता है और प्रोटॉन को नहीं करता है। रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ जो है सर वो प्रोटॉन को उत्सर्जित नहीं करता है। रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ जो है मेरे भाई वो प्रोटॉन को उत्सर्जित नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन को करता है, गामा किरणों को करता है, हीलियम नाभिक को भी करता है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है कि हमारा रेडियो एक्टिवक्ता पदार्थ जो है वो निम्नलिखित में से किसको उत्सर्जित नहीं करता है, तो ये हमारा प्रोटॉन को उत्सर्जित नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास होने के कारण इसको उत्सर्जित वो नहीं करता है। ठीक है सर, यहाँ तक में किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर। थोड़ा सा एकदम आज जोश और जुनून और जज्बा के साथ आपको बने रहना होगा सर एसके साइंस क्लासेस के साथ। और मात्र मैं तो कहता हूँ सर तुम मेरा मात्र 1 से 2 क्लास करो, और तीसरा क्लास करने से पहले तुम अपने दिल पे हाथ रख लेना कि सच में एसके साइंस क्लासेस से सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। अगर तुम्हारा दिल बोल दिया ना रे कि नहीं होता है तो फिर तुम चौथा तीसरा क्लास मेरा मत करना मेरे भाई, क्योंकि सर मैं चाहता हूँ, देखो मेरा सिंपल फंडा होता है, मैं सर जब क्वेश्चन को कलेक्ट करता हूँ ना मेरे भाई तो सर कभी कभी ना आँख से आंसू आ जाता है। क्यों? क्योंकि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन जब सेलेक्ट करता हूँ ना मेरे भाई तो सबसे पहले पूरे प्रीवियस ईयर सवाल देखता हूँ, किस टाइप का सवाल पूछता है, फिर गाइड देखता हूँ, फिर मॉडल पेपर देखता हूँ, फिर सेट देखता हूँ मेरे भाई, तो खुद को मुझे लगता है ना सर कि सच में बच्चों का सिलेक्शन कराने के लिए सर टीचर को एक कड़ी मेहनत करना पड़ता है। बाकी क्वेश्चन चुराने का तो कोई चुरा लेता है। ठीक है सर, आ जाना। बाकी सर इस पे विशेष नहीं बोलूँगा, ज़्यादा बोलूँगा सर तो फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगा, झूठे फूसे बदनाम हो जाएंगे हम। आ जाना। कहता है निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म की राशियाँ विमाएँ समान है। देखो सर, निम्नलिखित युग्म में से किस युग्म की राशियों की विमाएँ समान है। ये बीमा समझता है क्या होता है? बीमा नहीं समझता। बीमा राशि मतलब SI मात्रा की सब होता है ना, बीमा जो होता है ना सर वो हमारा MLTR में इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म की राशि की विमाएँ समान है, कार्य और शक्ति की, या फिर सर आपको प्रतिबल या फिर विकृति की, या फिर घनत्व या फिर अपेक्षिक घनत्व की, या फिर संवेग या आवेग की। देखो सर आपसे पूछा राशि बीमाएँ समान, तो राशि बीमाएँ जो समान होता है वो हमारा होता है संवेग और आवेग का। हमने क्या बोला है? कहता है निम्नलिखित युग्मों में से किस युग्म की राशियों की विमाएँ समान होती है, तो संवेग और आवेग की जो होता है सर वो राशि विमाएँ समान होती है। किसका किसका मेरे भाई? संवेग और आवेग की राशि विमाएँ क्या होती है? समान होती है मेरे भाई। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी अगर आपके सामने आ जाए कि किस वेग की राशि विमाएँ समान होती है, तो संवेग और आवेग की राशि विमाएँ क्या होती है? समान होती है। ठीक है सर, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 8 की तरफ। 9 नंबर सवाल, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? कहता है यदि किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। मान लो वस्तु का वेग पहले v है, अब इसको हमने कर दिया 2v। वस्तु के वेग को दुगना कर देंगे सर तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? पहले गतिज ऊर्जा होगा 1/2 mv², ये पहले वाला गतिज ऊर्जा है। अब दूसरा वाला गतिज ऊर्जा क्या होगा सर? दूसरा वाला गतिज ऊर्जा होगा 1/2 m, 1/2 m, v का मान हो जाएगा 2v², 2v² का होल स्क्वायर, यानी 1/2 m 4v²। अब इसको इससे काटेंगे सर, छोड़ो ना ऐसे करो ना। अब सोचो सर यहाँ पे 4, इसका मतलब ये हो गया 1/2 × m,
गुने भी स्क्वायर, ये वाला 4 को इस प्रकार से ऐसे गुना कर देते हैं। ये वाला जो 4 है सर इस पूरा में गुना है, तो इसको हमने बाहर में ऐसे गुना कर दिया। पहले था 1/2 MV स्क्वायर, पहले कितना था 1/2 MV स्क्वायर, अब कितना हो गया 1/2 MV स्क्वायर के गुने में 4, क्योंकि हमने बेग को कर दिया दुगना। बोला है कि वस्तु के बेग को दुगना करेंगे तो अब हो जाएगा 2V का होल स्क्वायर, तो 4V स्क्वायर, हमने 4 को आगे कर लिया तो 1/2 MV स्क्वायर। अब सोचना सर कि देखो ये भी इतना ये भी इतना, तो पहले था इतना, अब इतना के 4 गुना हो गया, यानी कहने के सर ये चौगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौगुना हो जाएगा। जब वस्तु के बेग को करेंगे दुगना तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा 4 गुना। हमने क्या बोला? वस्तु के बेग को करेंगे दुगना तो हो जाएगा 4 गुना। अब सोचना सर, अगर आपको बोलेगा कि वस्तु के द्रव्यमान को करेंगे दुगना, अगर वस्तु के द्रव्यमान को करेंगे दुगना, ये तो बेग को किया दुगना, अगर हम वस्तु के द्रव्यमान को करेंगे दुगना तो पहले हो जाएगा, पहले द्रव्यमान m हो जाएगा, दूसरा द्रव्यमान हो जाएगा 2m, क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान को किया दुगना तो ये हो जाएगा, पहला गतिज ऊर्जा हो जाएगा 1/2 MV स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 MV स्क्वायर। अब दूसरा गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 1/2 m, m के जगह हो जाएगा 2m और गुने में कितना v स्क्वायर, ये वाला 2 आगे कर लो, 2 × 1/2 गुने MV स्क्वायर। अब सोचना पहले था 1/2 MV स्क्वायर, अब यहाँ पे हो गया 2 गुने 1/2 MV स्क्वायर, मतलब ये और ये, अब इसके कितना गुना ये हो गया? तो 2 गुना हो गया। तो अगर सवाल बोल देगा कि हमने वस्तु के द्रव्यमान को किया दुगना तो गतिज ऊर्जा में क्या होगा? अगर वस्तु के द्रव्यमान को करेगा दुगना तो हमारा गतिज ऊर्जा होगा 2 गुना, अगर वस्तु के वेग को करेगा दुगना तो हमारा गतिज ऊर्जा होगा 4 गुना। हमने क्या बोला सर कि अगर वस्तु के द्रव्यमान को करेगा दुगना, वस्तु के द्रव्यमान को करेगा दुगना तो पहले m था, हो गया 2m, तब हमारा गतिज ऊर्जा होगा 2 गुना। अगर वस्तु के वेग को करेगा दुगना तब हमारा गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। पहले का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 10 की तरफ आइएगा सर। देखो हमारा मकसद होता है सर कि सिर्फ और सिर्फ हम आपको ए बी टिक नहीं करावे, क्योंकि सर आजकल के में ना आजकल ना रही बायोलॉजी वाला फिजिक्स वाला केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या पढ़ाता है सर। देखो कुछ नहीं, अब भी छोड़ो, इस पर बातें नहीं करूँगा सर। हाँ आ जाना। कहता अभी केंद्रीय त्वरण होता है क्या? अभी केंद्रीय त्वरण क्या होता है सर, जरा बताना हमें। अभी केंद्रीय त्वरण कहता है वृत्तीय पथ के केंद्र से दूर होता है। अच्छा, अभी केंद्रीय त्वरण होता है वृत्तीय पथ के केंद्र से दूर, वृत्तीय पथ के केंद्रीय विमुख आ जाना, वृत्तीय पथ के परिवृत्त की ओर आ जाना, वृत्त पथ के पंजिया की ओर, पंजिया की ओर किसके तरफ होता है सर, जरा ये हमें बताना। सवाल नंबर 10, ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम। कहता है सर क्या कि अभिकेंद्रीय त्वरण होता है वृत्तीय पथ के केंद्र से दूर। गलत बात। वृत्तीय पथ के केंद्रीय विमुख होता है। केंद्र क्या होता है? विमुख होता है। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सर। सवाल नंबर 11 नंबर सवाल क्या कहता है जी कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कौन? हेलो 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 हेलो, ध्वनि ध्वनि ध्वनि। देखो हम करेंगे हेलो 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 तो ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगा सर। तो ध्वनि ऊर्जा के माध्यम से अब रात में करते हैं, हम तो नहीं करते हैं, तुम लोग करता है रात में। हेलो तो इतना हमरो एगो पार्टनर था, हम क्या बतावे, हम जब 2019 नहीं 20 की बात कर रहा हूँ सर, हम जब पढ़ते थे इंटर में, तो मतलब क्या ना, एक दोस्त मेरा रहता था पार्टनर, तो रात में 3 बजता था ना सर, तो 2 बजे तक पढ़ते थे, तो बेचारा 2 बजे के बाद ही बतियाता था, कि पढ़ते थे तो नहीं बतियाता था। आज समझ गया होगा तुम लोग कहाँ बतियाता था, तो करता था ना हेलो हेलो, इतना स्लो बतियाता था ना, इतना स्लो बतियाता था सर कि मैं बेड के पास सोए हुए रहते थे तो हमको सुनाई नहीं देता था। और तुम लोग कह रहे हो कि मास्टर जी वो तो अपना गर्लफ्रेंड से बतिया रहोगे तो आपको काहे सुनाएगा वो। सच में तो यही बात है ना सर। लेकिन सर अब सोचना, जब हेलो हेलो करेगा तो यहाँ से ध्वनि उत्पन्न होगा, और जब ये ध्वनि उत्पन्न होगा तो जब हम इन्हें से करेंगे हेलो तो अगला आदमी के पास कैसे पहुँचेगा? तो हमने बोला हेलो तो ध्वनि उत्पन्न हुआ। अब ये ध्वनि को बदल दिया विद्युत में, तो किसका काम हुआ? माइक्रोफोन का काम हुआ। किसका काम हुआ मेरे भाई? माइक्रोफोन का काम हुआ। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका डी होगा।
हम करेंगे हेलो, होगा ध्वनि, और होगा ध्वनि को बदलेगा विद्युत में, और जब विद्युत को बदले में तो उन्हें वाला भी करेगा वो हेलो, तो जब दोनों दोनों करेगा हेलो हेलो तो होगा माइक्रोफोन का कमाल। आ जाना सर, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। ठीक है सर, ऑप्शन नंबर डी बोले सर तो माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है सर वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है सर, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 12 की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है पृथ्वी तल पर क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं क्या? सर हमरा सवालों ना बुझाइले कि सवाल का कहत है। सुनो सुनो सुनो, आ जाना। हमने क्या बोला है कि पृथ्वी तल पर क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदुएं, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदुएं, क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र वाले बिंदुओं को मिलाने वाले रेखा को कहते हैं क्या? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा गलत बात, चुंबकीय निरीक्षण गलत बात, चुंबकीय अक्ष गलत बात, चुंबकीय द्विपत रेखा, चुंबकीय द्विपत रेखा, द्विपत रेखा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर 13 की तरफ तो आओ न जी। अब एक बात और बता देना चाहता हूं जी कि जब आप क्वेश्चन को करते हैं ना जी तो एक बात अपने दिमाग में रखिएगा कि तो हमेशा से कोशिश करना है सर आपको कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा करना है सर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करने से सर ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सर तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, पानी पियोगे? अभी तो मात्र सर अभी 25 से 20 मिनट हम पढ़ाएं अभी तो, और अभी तो बहुत लंबा चलेगा सर क्लास। चलिए, कहता है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है किससे? हमसे पूछा अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक, कौन चुंबक? अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो अस्थायी चुंबक बनाया जाता है सर, अस्थायी चुंबक बनाया जाता है फौलाद का। किसका मेरे भाई? फौलाद का। किसका मेरे भाई? फौलाद का। अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? फौलाद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? आपको ये सी हो जाएगा। 14 नंबर कहता है दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है। कभी भी आवर्धन अगर प्लस में 1 हो जाए इसका मतलब है आवर्धन, प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है, तो दर्पण होगा कौन? देखो सर, जब आपको बोले कि प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव, प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 है तो दर्पण कौन सा होगा? जब हमेशा कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आवर्धन जो होता है वो सदैव 1 होता है, तो वो हमारा समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है मेरे भाई? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण मेरे भाई? समतल दर्पण। ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण है जिसका प्रतिबिंब का आवर्धन +1 होता है सदैव? तो वो हमारा समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। बोले तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना मेरे भाई? तो सवाल नंबर आपको 15 की तरफ। ये 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा करने पर उनके बीच कार्य करने वाला बल हो जाएगा क्या? कहता है दो बिंदु, अरे भाई तू कहाँ घस रहा है? दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी को आधा करने पर उनके बीच कार्य करने वाला बल हो जाएगा। जब दो बिंदु के दूरी आधा करेंगे, जब दूरी करेंगे आधा तो कार्य का होई रे बबुआ? जब दो आवेशों के बीच, मान लो पहला आवेश ए है और दूसरा आवेश बी है सर, ठीक है, तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी को करेंगे आधा, जब दूरी को करेंगे आधा तो कार्य क्या होगा सर? तो कार्य हमारा हो जाएगा 4 गुना। कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई? 4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा मेरे भाई? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। तो जब दो आवेशों के बीच की दूरी को करेंगे आधा, जब आवेशों के बीच की दूरी को करेंगे आधा तो कार्य हो जाएगा 4 गुना। अब सोचना सर, एक पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, और दूसरा नेगेटिव आवेश है, और दोनों आवेश एक दूसरे के प्रति क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है मेरे भाई? आकर्षण होता है। ये भी आपसे पूछेगा कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। और प्लस माइनस और माइनस,
प्लस और प्लस, माइनस और माइनस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है मेरे भाई। कौन सा होता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। सेम आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो आकर्षण बल कार्य करता है। और अलग अलग आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, तो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है सर। चलो आ जाना, सवाल नंबर कितना होगा सर, ये 15 16 अरे 16 16 16, ये 15 है सर, 16 है, इसका क्या हो गया 17। अच्छा रुक जाओ, ये मतलब सर 16 है, ठीक है, आ जाना। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बैरोमीटर में पारा लिए जाने का क्या कारण है। अच्छा, बैरोमीटर में पारा लगाए जाने का क्या कारण है। देखो सर, इस बात को समझना कि बैरोमीटर में पारा लगाए जाने का क्या कारण है, पारा लगाए जाने का क्या कारण है। बैरोमीटर में पारा लगाए जाने का क्या कारण है सर। हम लोग बैरोमीटर में पारा क्यों लगाते हैं सर, बैरोमीटर में पारा क्यों लगाते हैं, तो बैरोमीटर में पारा लगाने का क्या कारण है सर, तो कम वाष्प घनत्व, कम वाष्प घनत्व, कम वाष्प दाब, घनत्व नहीं मेरे भाई, दाब, ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा बैरोमीटर में पारा लिए जाने का क्या कारण है, तो बैरोमीटर में पारा लिए जाने का क्या कारण है, तो कम वाष्प दाब, ठीक है सर। आपसे कोई पूछेगा कि बैरोमीटर में पारा लिए जाने का क्या कारण है, तो बैरोमीटर में पारा लिए जाने का कारण है कम वाष्प दाब। क्या कारण है, कम वाष्प दाब। आपसे कोई पूछेगा कि बैरोमीटर में पारा लिए जाने का क्या कारण है, तो बैरोमीटर में पारा लिए जाने का मुख्य कारण है कम वाष्प दाब। आप जरा बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है मेरे भाई। अगर सच में ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है, अगर सच में आपको दिल अगर ये बोलता है नहीं कि इसके साइंस क्लासेस को आगे लेकर के जाना है, क्योंकि सर देखो, जब तक सही चीज़ को सही जगह नहीं पहुँचाओगे ना मेरे भाई, तो लोग सही चीज़ पढ़ाना छोड़ देंगे सर, फिर मैं भी गलत पढ़ाऊँगा सर, लेकिन मुझसे ये ज़िंदगी में नहीं होगा सर, ठीक है। मैंने सर लोगों को ना यूट्यूब के ऊपर भरोसा उठ गया है सर, क्योंकि यूट्यूब पे लोग सर व्यू के चक्कर में कुछ भी डाल देता है सर, लेकिन सर मैं कहता हूँ ना कि यूट्यूब पे फिर से एक बार क्रांति लाना है एजुकेशन के क्षेत्र में। और भरोसा मेरे भाई ऐसा होगा ना, भरोसा कि लोग सच में फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेक्शन पा सकता है, ऐसा करके दिखाऊंगा। मैंने सर पूरे सिलेबस को यूट्यूब पे फ्री और कॉस्ट पढ़ाता हूँ सर, अब मैं क्या करूँ सर, बस आपका प्यार। हाँ, तो आप लोग प्यार भी किए मेरे भाई, 1 साल के अंदर में, 1 से 1.5 साल के अंदर में आप सबने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया सर, कि मैंने कभी सपनों में नहीं सोचा था। जो इंसान 12th पास करने के बाद स्मार्टफोन खरीदता है, और वो इंसान को सर आप लोग ने इतना प्यार दिया, जो मुझे टेक्निकल चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं है सर, जिसको आपने इतना प्यार दिया। तो बस सीधे मैं पढ़ाता हूँ और आपके सामने डालता हूँ, बस आप सबने इतना प्यार दिया। इसीलिए कहता है सर, जिस दिन कंटेंट ऑफ क्वालिटी हो जाना सर, क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी हो जाएगा ना सर, रिजल्ट ऑफ क्वालिटी हो जाएगा ना मेरे भाई, तो वो टीचर कभी नहीं झुकेगा सर। और मैं हमेशा सिखाता हूँ सर कि आपका सिलेक्शन बराबर मेरा पहचान, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ सर, ठीक है, आ जाना। तो किसी को दिक्कत, बैरोमीटर में पारा क्यों लगाए जाने का कारण है, तो बैरोमीटर में पारा लगाए जाने का कारण है कम वाष्प दाब। बैरोमीटर में पारा लगाए जाने का क्या कारण है, तो कम वाष्प दाब। 17 नंबर सवाल, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, जरा गौर कीजिएगा। कहता है किति द्रव में किसी बिंदु पर दाब निर्भर करता है, किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब निर्भर करता है, किसी द्रव में किसी बिंदु पर दाब निर्भर करता है, किसी द्रव में किस बिंदु पर दाब निर्भर करता है, किसी द्रव में किस बिंदु पर दाब निर्भर करता है सर, तो द्रव के द्रव्यमान पर गलत बात, द्रव के आयतन पर, या फिर द्रव की गहराई पर, या फिर बर्तन की धातु पर, बर्तन की धातु पर, किस पे मेरे भाई जरा बताना सर। देखो, जब सवाल की क्वालिटी ऐसा हो जाए ना सर, हमसे पूछा किसी द्रव में किस बिंदु पर दाब निर्भर करता है, किसी द्रव में किस बिंदु पर दाब निर्भर करता है, किसी द्रव में किस बिंदु पे दाब निर्भर करता है, तो द्रव की गहराई पर, किस में मेरे भाई, द्रव की गहराई पर, किस में मेरे भाई, द्रव की गहराई पे। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर कितना, 18। ये 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ जरा आइएगा। 18 नंबर क्या बोलता है सर, कहता है ना कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है कौन। सूर्य से पृथ्वी तक, कहाँ से कहाँ, सूर्य से कहाँ पे मेरे भाई, पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है कौन। सूर्य से पृथ्वी पे पहुंचने वाली किरण पुंज होती है कौन,
कहाँ से कहाँ? सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है कौन? तो सूर्य से पृथ्वी पे पहुंचने वाली किरण पुंज होती है अपसारी किरण पुंज, गलत बात। विसरित किरण पुंज, गलत बात। अभिसारी किरण पुंज, गलत बात। समांतर किरण पुंज। हमसे पूछा है सर कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होता है, तो सूर्य से पृथ्वी पे जो किरण पुंज पहुंचता है मेरे भाई, वो इस प्रकार से समांतर किरण पुंज पहुंचता है। कौन? समांतर किरण पुंज पहुंचता है। ठीक है सर, कौन सा किरण पुंज? समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है, सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरण पुंज होती है। तो सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने वाली जो किरण पुंज होती है मेरे भाई, उसको हम लोग कहते हैं समांतर किरण पुंज। कौन किरण पुंज? समांतर किरण पुंज। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हमारा डी हो जाएगा। अगला कहता है सर क्या? प्राथमिक रंग है कौन कौन? प्राथमिक रंग है लाल पीला हरा, या फिर लाल नीला हरा, या फिर पीला बैगनी हरा, या फिर नीला पीला तथा बैगनी। कौन है सर प्राथमिक रंग? कौन है जरा बताओ ना, अच्छा क्वेश्चन है। देखो सर, जैसे आपसे पूछेगा प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग में आता है मेरे भाई लाल। कौन सा आता है सर? लाल, नीला और कौमा क्या आता है? हरा आता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि प्राथमिक रंग कौन कौन सा है, तो प्राथमिक रंग में हमारा आता है लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा। ठीक है सर, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा। आज ना एक चीज़ मैं बताता हूँ सर, अभी भी मैं कलर को नहीं पहचान पाता हूँ। रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब चीज़ को मैं पहचानता हूँ। इसके मतलब 2-4 कलर पहचानता हूँ, बाकी हम कलर पहचान ही नहीं पाते हैं। ठीक है सर, सच बताता हूँ सर, ये मुझे पता नहीं, शुरू से मतलब शुरू से नहीं पहचानता हूँ। और कभी कभी तो मैं ये भूल जाता हूँ दायां और बायां, लेकिन सर अब जब से गाड़ी चलाने लगे तब से कंफर्म हो गए बाएं किसको बोलता है, दाएं किसको बोलता है। ठीक है सर, आ जाना। हमने क्या बोला है? प्राथमिक रंग। तो प्राथमिक रंग बोले सर तो लाल नीला हरा। प्राथमिक रंग लाल नीला हरा, प्राथमिक रंग लाल नीला हरा, प्राथमिक रंग लाल नीला हरा, प्राथमिक रंग लाल नीला हरा। आ जाना सर। चलिए अगला सवाल की तरफ आते हैं सर। सवाल नंबर कितना? 20। अच्छा, 20 नंबर सवाल बताने से पहले मैं आपको एक बातें और बता देता हूँ, नहीं तो वरना तुम लोग गरिएबे करेगा। जिन किन्हीं को ये पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, ये पूरा पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पूरा पीडीएफ, तो वो पूरा पीडीएफ आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं टेलीग्राम पे। जहां सर आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है और आपको सर्च करना है संदीप कुमार ऑफिशियल। क्या सर्च करना है मेरे भाई? संदीप कुमार ऑफिशियल। आप सबने संदीप कुमार को बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल। बस ये आपका प्यार है मेरे भाई, बस ऐसा ही हमेशा प्यार देते रहना, और आपके लिए मैं हमेशा रात और दिन एक कर दूंगा, ये मेरा वादा है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। हमने क्या बोला है कि एक विद्युत क्षेत्र, अच्छा रुक जाओ, हाँ क्या बोला है सर कि इसे जाकर के ज्वाइन कर लेना, और जाकर के जब सर्च करोगे ना मेरे भाई, तो वही आईडी मेरा होगा जिस आईडी में लगभग 15,000 लोग ज्वाइन होंगे, वही मेरा टेलीग्राम आईडी है सर। ठीक है, उसी को ज्वाइन करना, उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और जिनके दिल में दर्द है, तकलीफ है, गुरुजी से प्यार है, तो सच में सर मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। क्या है मेरा इंस्टाग्राम आईडी? मेरा इंस्टाग्राम आईडी है संदीप -1842 ठीक है सर, आ जाना। और ना फॉलो करोगे ना तो रात के आएंगे तुम्हारा सिस्टम को खराब कर देंगे। आ जाना सर। क्या कहता है 20 नंबर? कहता है विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको? विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। कौन क्षेत्र? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करेगा, विक्षेपित, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करेगा किसको? विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करेगा किसको? तो बीटा किरण को। किसको? बीटा किरण को। किसको? बीटा किरण को। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको? तो बीटा किरण को। किसको करेगा सर? ये बीटा किरण को। आपसे कोई पूछेगा कि विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको? तो बीटा किरण को। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है किसको? तो बीटा किरण को। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ये डी नंबर हो जाएगा। तो इस बात को आपको याद कर लेना है कि एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है तो बीटा किरण को। किसको? तो बीटा किरण को। आ जाना सवाल नंबर 21 की तरफ सर। कहता है किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान, किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान का क्या होता है? अच्छा, गुरुत्वीय द्रव्यमान से क्या होता है? जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है मेरे भाई, एक
क्या होता है? जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है सर वो क्या होता है? गुरुत्वीय द्रव्यमान का। किसके मेरे भाई? गुरुत्वीय द्रव्यमान का। किसका? गुरुत्वीय द्रव्यमान का। गुरुत्वीय द्रव्यमान का। किसका? गुरुत्वीय द्रव्यमान का। हमसे क्या पूछा है कि ये जड़त्वीय द्रव्यमान जो है उसके मतलब गुरुत्वीय द्रव्यमान से क्या होता है? जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है वो गुरुत्वीय द्रव्यमान का क्या होता है? बराबर होता है। आपसे कोई पूछेगा कि जड़त्वीय द्रव्यमान गुरुत्वीय द्रव्यमान का क्या होता है, तो जड़त्वीय द्रव्यमान बराबर गुरुत्वीय द्रव्यमान, ठीक है सर। गुरुत्वीय द्रव्यमान बराबर जड़त्वीय द्रव्यमान, ठीक है सर। तो जो जड़त्वीय द्रव्यमान होता है ना सर, जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है वो गुरुत्वीय द्रव्यमान का क्या होता है? बराबर होता है। आप कहता है किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान का क्या होता है, तो जड़त्वीय द्रव्यमान बराबर होता है गुरुत्वीय द्रव्यमान, ठीक है सर। सब कितना अंदर वाला सवाल है सर, और यही सब सवाल आपका एग्जाम जब पूछता है ना तो तुम क्या कहते हो तुम लोग, और कुछ लोग पता है क्या कहते हैं? सिलेबस आउट ऑफ था सिलेबस, इसीलिए मेरा सवाल नहीं लड़ा। अरे बकलोल, सॉरी माफ करना सर। सिलेबस पहले आप अच्छा से देखिए तो सही सर, ना तो आपके सिलेबस से। अब देखो सर 90 क्वेश्चन है तो 2-3 क्वेश्चन सिलेबस से बाहर पूछिए दिया तो क्या दिक्कत है सर? एक ही 2 गुना पूछेगा रे। बाकी सर सिलेबस के अंदर तो सब सवाल है ना, लेकिन आपको पहचाने आवे तब तो कि सिलेबस के अंदर का सवाल वो सब है। पहचानना सीखिए सर, तभी रिजल्ट आपको पहचानेगा। जब तक आप सवाल को नहीं पहचानिएगा तब तक बोर्ड आपको नहीं पहचानेगा कि आप उस लायक हैं। सर अपने दिल पे हाथ रख करके पूछो कि क्या हम पॉलिटेक्निक करने लायक हैं। जिस दिन अगर ये आपका दिल बता दिया ना कि अब हम पॉलिटेक्निक करने लायक बन गए, उस दिन समझ लेना कि आपका तैयारी हो चुका है। बस उस दिन समझ लेना कि आपका तैयारी हो चुका है। लेकिन जिस दिन ये दिल ना बोलेगा सर कि आपका अभी पॉलिटेक्निक करने लायक आप नहीं हैं, अभी आपको और तैयारी करना है, तो इसकी बातों को सुनना और उसी को बातों को सुन करके सर उसी दिन संकल्प लेना और फिर तैयारी की ओर लग जाना सर। और जब तक ये आपको फिर से ये दिल ना बता दे कि आपका तैयारी अब हो चुका है, आप सिर्फ प्रैक्टिस और प्रैक्टिस कीजिए, उस दिन फिर इसी का बात सुनना मेरे भाई। क्योंकि सर दिमाग का बात हमेशा सुनने की चीज़ नहीं है, दिल की बात हमेशा सुनने का चीज़ है। क्योंकि दिल हमेशा सही बोलता है सर, दिमाग बड़ा नालायक वाला चीज़ होता है। दिमाग कहेगा कि चोरी कर न ले रही, चोरी करने से क्या दिक्कत है, लेकिन दिल कहेगा नहीं, चोरी करना बुरी बात है। अगर तुम किसी के घर में चोरी कर रहे हो तो तुम्हारे घर में भी कोई चोरी कर सकता है। अगर तुम किसी को छेड़ रहे हो सर तो आने वाला समय में तुम्हारे घर में भी किसी को कोई छेड़ सकता है। ये दिल बोलता है, लेकिन दिमाग क्या बोलता है? विश्व देखेला चीज़ है। तभी तो कहता है सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आ जाना सर, किसी को दिक्कत? देखो सर मेरे पास रहोगे सर तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है, आ जाना। अगला सवाल नंबर आना सर कितना 22 की तरफ। कहता है पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग होता है लगभग कितना? देखो सर परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग, कौन वेग? कक्षीय वेग। कौन वेग? कक्षीय वेग होता है। देखो सर कक्षीय वेग होता है लगभग किलोमीटर प्रति सेकंड में, तो लगभग जो होता है सर वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। आ जाना। कहता है पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग, पृथ्वी के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग होता है तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये लगभग में होता है सर, हमने क्या बोला? ये लगभग में होता है, ठीक है। तो आपसे पूछा कि पृथ्वी तल के निकट परिक्रमा करने वाले उपग्रह का कक्षीय वेग होता है, तो कक्षीय वेग बराबर होता है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जो कि सर वो लगभग में होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आपसे कोई पूछेगा परिक्रमा करने वाले का कक्षीय वेग, तो जैसे बोलेगा कक्षीय वेग तो लगभग में पूछेगा तो 8 मार देना। अगला कहता है ट्रांसफार्मर की क्रोड बनाई जाती है किससे? ट्रांसफार्मर की क्रोड जैसी पूछेगा मेरे भाई, ट्रांसफार्मर का क्रोड किसको मेरे भाई? क्या हमसे पूछा? क्रोड बनाई जाती है किससे?
ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाई जाती है किससे? तो ये ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है मेरे भाई वो नरम लोहा का बनाया जाता है। किसका? नरम लोहा का। किसका? नरम लोहा का। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बनाई जाती है सर, तो ये नरम लोहा का। किससे मेरे भाई? नरम लोहा का। ठीक है, आपसे कोई पूछेगा कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किससे बनाई जाती है, तो ट्रांसफार्मर का जो क्रोड होता है मेरे भाई वो नरम लोहा की बनाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ होगा? तो डी में होगा। किससे मेरे भाई? नरम लोहा की। किससे? नरम लोहा की। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर आना 25 की तरफ। कहता है गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? आए या गुलाब के फूल है। ठीक है, आ जाना। कहता है सर गुलाब के फूल को हरे प्रकाश में देखने के लिए, हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा? गुलाब के फूल को देखेंगे हरे प्रकाश में तो वो कैसा दिखाई देगा रे? तो गुलाब के फूल को तुम देखेगा हरे प्रकाश में तो थोड़ा दिखाई देगा काला। आ जाना सर, तो गुलाब के फूल को देखेंगे हरे प्रकाश में तो दिखाई कैसा देगा? काला। हमने क्या बोला कि गुलाब के फूल को देखोगे हरे प्रकाश में तो दिखाई कैसा देगा? काला। कैसा देगा? काला। अब काला बोले तो हो जाओगे घर वाला, यानी ऑप्शन नंबर कितना सर आपको? सी हो जाएगा। ठीक है, आ जाना। ये भाई ये 25 नहीं, ये 26, ये हमारा, रुक जाओ, ये 23 है, ये 24 होगा। ठीक है सर, आ जाना। ये वाला हमारा 25 होगा। ठीक है, चलो आ जाना। कहता है ना प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है, प्रतिबिंब बना होगा कौन सा? देखो सर यहां से समझना, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ना रे बाबा ना, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर वस्तु की लंबाई। आ जाना, ये दो चीज में संभव है। देखो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई, ये दो चीज में संभव है। ठीक है सर, पहला आपको ये होगा उत्तल लेंस भी आंसर इसका सही। आ जाना, इसमें दूसरा आंसर होगा सर आपको अवतल दर्पण सही। ठीक है सर, आ जाना। कौन दर्पण? अवतल दर्पण भी सही होगा। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। हमसे पूछा प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर बना होगा तो कौन सा होगा? देखो सर उससे हम लोग उत्तल लेंस भी कह सकते हैं या फिर अवतल दर्पण से भी कह सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो सर, लेकिन पहले मार देना उत्तल लेंस, क्योंकि ऊपर में है उत्तल लेंस। ठीक है, क्यों? देखो जब उत्तल लेंस के वस्तु 2f पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब जो बनाएगा वो 2f डैश पे बनाता है। ठीक है सर, आ जाना। और अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनाता है और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ भी जब 2f पे रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f पे ही बनाएगा और वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है सर, आ जाना। तो इसका दो आंसर होगा, एक हमारा उत्तल लेंस होगा, एक हमारा अवतल दर्पण होगा। ठीक है सर, आ जाना। तो कभी भी आपसे पूछेगा कि प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है तो वो किसमें संभव है? तो वो उत्तल लेंस में संभव है और वो अवतल दर्पण में संभव है। ठीक है सर, आ जाना। उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों होगा, लेकिन एक नंबर में लेंस है तो लेंस वाला मार देना। आइएगा तनी, कहता है ना सर कि विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग कैसा होगा? देखो सर, कहता है विद्युत बल्ब की तंतु का ताप, किसका? बल्ब के, विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम होगा। तंतु का ताप, ताप हमसे पूछा सर ये अधिकतम। अब कभी जिंदगी में रेड कलर का बल्ब जलाया है? हाँ, 100 वाट वाला। जब रेड कलर का बल्ब जलाओगे ना सर तो रेड कलर के बल्ब में ताप अधिक होता है। तो अधिकतम ताप किस रंग में होगा सर? तो अधिकतम ताप आपको जो होगा वो लाल रंग में होगा। ठीक है, आ जाना। तो कहता है विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग कैसा होगा? अधिकतम तब होगा जब उसका रंग होगा लाल। कैसा होगा सर? लाल। कैसा होगा सर? लाल। कैसा होगा सर? लाल। कैसा होगा सर? लाल। ठीक है सर, आ जाना। हमसे पूछा विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग कैसा होगा सर? तो ये लाल होगा। सॉरी, रुक जाओ, लाले होगा। हाँ, 26 का ये मारना रे, लाल होगा। ठीक है सर, या फिर सफेद मार सकते हो सर। अधिकतम तब होगा जब उसको सफेद मारना है। इसको लाल भी हम लोग नहीं कह सकते हैं। ठीक है, वो पूरा लाल नहीं होता सर, इसको सफेद मार देना। ठीक है सर, आ जाना। वो पूरा लाल नहीं होता सर, उसको सफेद बोलना। ठीक है, चलो आ जाना। अगला 27 नंबर सवाल देखना। 27 नंबर कहता है ना स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होगा कब? स्वच्छ जल, स्वच्छ जल का सबसे अधिक घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर आपको बी में है। ठीक है सर, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना 28 की तरफ। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना सर, ये सवाल नंबर 28 की तरफ। ठीक है, चलो आना। कहता है क्या सर कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाए यदि
सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाए यदि इसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए, गलत बात। लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाए, गलत बात। लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। हमने क्या बोला है, सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा कब, जब लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए। हमने क्या बोला कि ये आवर्तकाल दुगना होगा कब, जब लंबाई को 4 गुना करेंगे तब। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना होगा कब, जब इसकी लंबाई को क्या कर देंगे सर, 4 गुना कर देंगे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 29। ये 29 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। देखो सर, आज एकदम हम सीरियस मूड में हैं, ना तो हम इधर की बातें करेंगे, ना तो हम उधर की बातें करेंगे, ना तो हम खोपचा की बातें करेंगे सर। हम सीधे तो सीधे आपके एग्जाम की चर्चा करेंगे मेरे भाई, क्योंकि आपका सिलेक्शन बराबर मेरा पहचान। तो चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। बस आपसे इतना ही चाहता हूँ सर। देखो पता है मेरे भाई, विश्वास नहीं होगा सर, मैंने 4 दिन से बाल में तेल नहीं लगाया। अब तू कह रहा होगा मास्टरी बतावे वाला चीज़ है का सर, पता है क्यों, क्योंकि हमेशा क्लासेस रहता है और क्लासेस में हमेशा पसीना चलता है मेरे भाई। मुझे नहीं कुछ चाहिए सर, बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और आपका रिजल्ट चाहिए सर, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। ठीक है सर, आ जाना। क्या कहता है जरा गौर करना, कहता है ना कि बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में राशियों होती है क्रमशः कौन। हमसे बोला है बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में राशियों होती है क्रमशः कौन। कहता है बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में राशियों होती है क्रमशः कौन, भार, कोणीय आवेग, गलत बात। बल अघूर्णन, जड़त्व अघूर्णन, सही बात। 29 का बी होगा सही सर। ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा है बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में, बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में राशियों होती है क्रमशः कौन। तो बल और द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में राशियों जो होती है सर, वो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण होती है। ठीक है सर, हमने क्या बोला कि बल एवं द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में, बल तथा द्रव्यमान के संगत घूर्णन गति में बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण होते हैं। क्रमशः कौन कौन होते हैं, तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, चलो आइएगा सवाल नंबर कितना सर, ये 30 नंबर की तरफ। कहता है सर दो विजातीय आवेशों की उनकी बीच निश्चित दूरी होने की स्थिति ऊर्जा होगी। अच्छा, निश्चित दूरी होने पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी। कहता है दो विजातीय आवेशों, विजातीय मतलब अलग अलग जात, अलग अलग आवेश, अलग अलग आवेश मतलब एक आवेश प्लस में होगा तो दूसरा आवेश माइनस होगा। ठीक है, तो कहता है दो विजातीयों आवेशों की उनकी बीच निश्चित होने वाली स्थितिज ऊर्जा होगी क्या, उसकी उनके बीच निश्चित दूरी होने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, उसके बीच निश्चित दूरी होने पर स्थितिज ऊर्जा जो होगा सर वो ऋणात्मक होगा। ठीक है, ऐसे इसमें लेना, अलग अलग तो एक प्लस एक माइनस तो मार देना ऋणात्मक। ठीक है सर, एक प्लस एक माइनस तो क्या मार देना, ऋणात्मक, डायरेक्ट मार देना ऋणात्मक। ठीक है, ना तो इन्हें जाना ना तो उन्हें जाना, सीधे पोजीशन पे जाना। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना सर, तो सवाल नंबर आते हैं 31। कहता है प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है वह है कौन। कहता है प्राथमिक सेल, जैसी बोलेगा प्राथमिक, जैसी बोलेगा प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में यूज होता है तो मार देना सर ये शुष्क सेल। शुष्क सेल, कौन सेल, शुष्क सेल। ठीक है, आ जाना। हमसे पूछा प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है, प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है तो वो शुष्क सेल है। कौन सेल मेरे भाई, शुष्क सेल। ठीक है, आ जाना। हमने बोला प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है, तो प्राथमिक सेल जिसका दैनिक जीवन में उपयोग होता है वो हमारा है क्या, शुष्क सेल, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ है मेरे भाई, बी में है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 33 की तरफ। ये 33 नंबर क्या कहता है कि एक बल्ब पर 60 वाट तथा 100 वोल्ट लिखा है। एगो बल्ब है जिसपे 60 वाट लिखा है मेरे भाई और हमें 100 वोल्ट लिखा हुआ, यानी ये हमारा हो गया पावर ऑफ लेंस यानी P, और ये 100 वोल्ट लिखा हुआ है यानी V का मान हो गया 100। तो हमसे पूछा उसमें तो जलते समय उसमें धारा क्या होगा, तो I बराबर कुछ नहीं करना, ये 100 में ये 100 में
ऐसे करना, ये 60 में ये 100 से क्या कर देना, भाग कर देना। तो एगो 0 से एगो 0 कटेगा सर, ये 6/10 हो जाएगा। इसको काटेंगे सर 6 में 10 से, तो 0 देंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 देना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा। 10 छक 60 हो जाएगा 6 बार में, यानी कितना हो जाएगा 0.6 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। किसी को दिक्कत, हमसे पूछा धारा कितना आ जाएगा, 0.6 एम्पेयर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि एक बल्ब पर 60 वाट तथा 100 वोल्ट लिखा है। एगो बल्ब है जिस पे 60 वाट और 100 वोल्ट लिखा है, तो जलते समय उस पे कितना एम्पियर की धारा चाहिए। तो कुछ नहीं कर रहा सर, इसमें से इससे भाग दे देना। ठीक है, आंसर आ जाएगा। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 34 की तरफ। ये 34 नंबर सवाल क्या कहता है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की मतलब अच्छी तरह से गिरती हुई वस्तु की, स्वतंत्रता पूर्वक 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 गिरती हुई वस्तु की। तो गतिज तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, गलत बात। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की इस गतिज और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ये गलत बात है। फिर कहता है संपूर्ण यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती जाती है, गलत बात है। कहता है गतिज ऊर्जा बढ़ती है तथा स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, यह गलत बात। कहता है गतिज ऊर्जा घटती जाती है तथा स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, गलत बात। गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, हमने क्या बोला है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, घटती जाती है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है मेरे भाई, सॉरी, गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा भी क्या होती है सर, बढ़ती है। मतलब जब कोई स्वतंत्रता पूर्वक वस्तु गिर रहा है, जब कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो वस्तु पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, वो वस्तु सिर्फ अपने ही फोर्स से गिर रहा है। जैसे नहीं समझा, स्वतंत्रता पूर्वक मतलब देखो ये स्वतंत्रता पूर्वक गिरा है। अच्छा, ये वस्तु को ठेला गया है, ऊपर से इसको ऐसे नहीं ठेले हैं, नहीं ना जी, तो ये वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। ठीक है सर, चलो अगला आना, सवाल नंबर कितना सर, ये 34 की, भाई रुक जाओ 34 33 हो गया ना सर, ये कितना हो गया, ये आपको 33 हो गया। ठीक है, आ जाना। ये हमारा क्या है सर, ये 34 है। ठीक है, 34 है ना, ये 34, हाँ ठीक तो है। चलो अच्छा, ये वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सर। ठीक है, आ जाना। अगला आना 34 की तरफ सर। कहता है ना टेलीफोन में काम आने वाला चुंबक बना होता है, टेलीफोन में काम आने वाला 33 है, इसका मतलब क्या, रुक जाओ, ये 31 है, ये 32 है। ठीक है सर, ये 33 है। ठीक है, ये 34 है। ठीक है, आ जाना। ये 35 है, हाँ ठीक है, ये 34 नंबर सवाल है। ठीक है सर, आ जाना। कहता है टेलीफोन में काम आने वाला चुंबक बना होता है कौन सा, टेलीफोन 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 टेलीफोन, हाँ। तो टेलीफोन में कौन सा होता है सर, नरम लोहे की होती है। किसकी होती है मेरे भाई, टेलीफोन बोलेगा तो नरम लोहा मार देना। कौन लोहा, नरम लोहा। ठीक है सर, चलो आ जाना। अगला क्वेश्चन की तरफ आना, 35 नंबर सवाल की तरफ आना। ठीक है सर, ना तेरी ना मेरे, आओ सर रुक जाओ, सवाल नंबर कितना, 35 की तरफ। ये 35 नंबर क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि प्रकाश तरंगे की प्रकृति समान है किसमें, प्रकाश तरंगे की प्रकृति समान है किसमें, तो गामा किरणों में। किसमें, गामा किरणों में। ठीक है सर, आपसे पूछेगा कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान है किसमें, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान है किसमें, तो गामा किरणों के। किसमें, तो गामा किरणों के। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं सवाल नंबर कितना, 36 की तरफ। ये 36 नंबर सवाल बहुत हल्का है मेरे भाई, आप एक बार जरा कोशिश कीजिए, ये सवाल आपसे पक्का बनेगा सर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, वो क्लास 10th का सबसे पॉपुलर सवाल है। ठीक है, सबसे पॉपुलर कहने का मतलब है सबसे फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाना। कहता है क्या कि अपवर्तन के द्वितीय नियम को कहते हैं क्या, अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं सर, तो अपवर्तन के द्वितीय नियम को कहते हैं स्नेल का नियम। क्या कहते हैं मेरे भाई, स्नेल का नियम।
प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है, ऐसे से नोट कर लेना ऐसे। सर देखो, प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है सर, आ जाना। इसी प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन के भी 2 नियम है, ठीक है सर। और ये 2 नियम का जो दूसरा नियम बोलता है कि आपतन प्रकाश के अपवर्तन कोण के दूसरे मतलब द्वितीय नियम को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम, ये द्वितीय नियम में, ठीक है सर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 37 की तरफ जरा आइएगा। ये 37 नंबर क्या कहता है, कहता है ना सर कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा उस वस्तु के पलायन वेग से होगा कितना। अच्छा, सवाल तो लोग नहीं समझा होगा, मेरे को पता है ना सर कि सवाल तुम नहीं समझा होगा। कब तुम सवाल को समझते हो कब नहीं समझते हो मेरे को पता है सर, आ जाना। कहता है पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा कितना। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग का होगा कितना, तो अधिक होगा सर, ठीक है। पृथ्वी पे उस वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पे उस वस्तु के पलायन वेग का क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है सर। चलो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी मार देना। अगला सवाल नंबर आना 38 की तरफ। ये 38 नंबर क्वेश्चन ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। कहता है सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है। सर ये सवाल मैं नहीं बताऊंगा ना रे बाबा, मैं नहीं बताऊंगा सर, मैं नहीं बताऊंगा। सवाल इतना हल्का है 38 नंबर सर कि अगर सच में क्लास 10th में अगर आप चोरी करके नहीं पास किए होंगे ना, तो ये क्वेश्चन का जवाब आप झटके में दे दीजिएगा। ये मेरे को पता है सर, बहुत अच्छे से दे दीजिएगा, बट आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। बड़ा हल्का सवाल है, बड़ा मज़ेदार सवाल है। हमने क्या बोला है सर कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो बैगनी किरण की, हरे रंग की, या लाल रंग की, या पीले रंग की। आप जरा कमेंट कर देना सर, और जो सही कमेंट करेगा ना उसको पक्का अपना साली से शादी करा देंगे। लेकिन आप पहले ये बताना सर कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर सच में ये क्लास आपको अगर अच्छा लग रहा है ना मेरे भाई, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और सच में अगर ये क्लास आपको बुरा लग रहा है ना सर, तो भी कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैं दोनों की बातों को सुनना चाहता हूँ। ये मैं कोई ऐसा नहीं हूँ जो मैं सबको अच्छा लगूँ, नहीं सर, इतना तो भी अच्छा नहीं हूँ कि मैं सबको अच्छा लगूँ। अभी और अच्छा बनना है, पहले सिलेक्शन आपको दिलाना है, तो ऑटोमेटिक मैं अच्छा बन जाऊँगा, ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर 39 की तरफ। ये 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होती है। क्या कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा, किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर, किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होती है, क्षेत्र की दिशा की विपरीत होगी। किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगा, क्षेत्र की दिशा की विपरीत होगी, क्षेत्र की दिशा में होगी, क्षेत्र की दिशा के लंबवत होगी, बल के शून्य रहेगा। गलत बात। हमसे पूछा किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन, देखो सर मान लो कि ये हमारा क्षेत्र है सर, ठीक है, आ जाना। और ये क्षेत्र में इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्षेत्र में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है सर। और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना सर, तो उसमें जो हमारा जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो उसमें जो दिशा होगी ना उसका विपरीत होगा। क्या होगा मेरे भाई, विपरीत होगा। क्या होगा मेरे भाई, विपरीत होगा, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो उसका जो दिशा होगा वो हमारा धारा की जो दिशा होती है, मतलब वो बी से ए होता है, विपरीत दिशा में होता है, ठीक है, आ जाना। यानी क्षेत्र को दिशा के विपरीत होगी, क्षेत्र के दिशा को क्या होगी, विपरीत होगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला सवाल नंबर 40 क्या कहता है सर। हम लोग 40 नंबर सवाल की तरफ पहुंच गए हैं। अभी हमको बहुत आगे तक जाना है सर, क्योंकि हमने तो नाम रखा है महामैराथन, और महामैराथन का मतलब महामैराथन, ठीक है सर, आ जाना। सवाल क्या कहते हैं कि दृष्टिकारी नामक युक्ति का उपयोग होता है कहाँ। दृष्टिकारी नामा का उपयोग कहाँ होता है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए, आ जाना। हमने क्या बोला कि दृष्टिकारी नामक युक्ति का उपयोग कहाँ होता है,
ये दृष्टकारी नामक युक्ति का उपयोग कहाँ होता है? तो ये दृष्टकारी नामक युक्ति का जो उपयोग होता है सर, वो AC को DC में बदलने में होता है। कहाँ होता है सर? ये AC को DC में बदलने में होता है। कहाँ होता है? AC को DC में बदलने में होता है। ठीक है, चलो अगला 41 नंबर की तरफ आना। कहता है सर एक व्यंजक है जो m है, l स्क्वायर है, t पे पावर -2 है, प्रदर्शित करता है किसको? तो ये ये प्रदर्शित करेगा गतिज ऊर्जा को। ऐसे सर ये इसको हम लोग कहते हैं बीमा। क्या कहते हैं मेरे भाई? इसको हम लोग कहते हैं बीमा। क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं बीमा। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बीमाएं। लेकिन बीमाएं आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, कभी कभी पूछ देता है, इसलिए जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। m l स्क्वायर t पे पावर -2 तो गतिज ऊर्जा को बताता है। ठीक है सर, चलो आ जाना। कहता है ना क्या सर, क्या कहता है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करता है क्या? एक गतिमान इलेक्ट्रॉन क्या उत्पन्न करता है सर? तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गलत बात। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं करता है, और उत्पन्न करता है, वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है नहीं मेरे भाई। एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है सर, हमने क्या बोला कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है सर, एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि एक गतिमान इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला आ जाना। अगला कहता है 43 नंबर क्या कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांति कोण 45 डिग्री है। तो हमसे पूछा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक देखो सर, अपवर्तनांक हमको निकालना है, हमें क्रांति कोण दिया हुआ है तो 1/c। c का मतलब क्रांति कोण, 1 का मतलब 45 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। 1/√2, ये √2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2। कितना हो जाएगा सर? ये √2। ठीक है, यानी कहने का सेंस है सर हमारा क्या हो जाएगा? √2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, क्रांति कोण जब भी दिया रहेगा, क्रांति कोण जब भी दिया रहेगा और आपसे पूछ देगा अपवर्तनांक, तो जो क्रांति कोण दिया रहेगा उसको 1/sin c कर देना और c की जगह रख देना क्रांति कोण का मान। चलो आते हैं। कहता है 44 नंबर की समुद्र का पानी आसमानी रंग का दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का क्या? समुद्र का पानी जो होता है सर वो आसमानी रंग का दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? वो प्रकाश का क्या कारण है सर? तो परिकिरणन के कारण होता है, विवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है, परावर्तन के कारण होता है। समुद्र का पानी आसमानी दिखने का कारण क्या है? समुद्र का पानी आसमानी रंग का दिखाई पड़ने का कारण प्रकाश का क्या है? तो प्रकाश का परिकिरणन है। ठीक है सर, प्रकाश के परिकिरणन के कारण समुद्र का पानी आसमानी कलर का दिखाई देता है। तो आपसे कोई पूछेगा सर कि समुद्र का पानी जो होता है वो आसमानी कलर का दिखाई क्यों देता है? तो समुद्र का पानी जो होता है सर वो आसमानी कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें होता है प्रकाश का परिकिरणन। ठीक है सर, क्या होता है? प्रकाश का परिकिरणन। तो प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखाई देता है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर 45 की तरफ। ये 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? क्या कहता है? लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में होता है, कम होता है, अधिक होता है, लमन होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है सर, आ जाना। हमने पहले क्या बोला है? मेरा बाल बर्बाद हो गया है सर, आ जाना। कहता है ना कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल के अपेक्षा पानी में क्या होता है? लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल के अपेक्षा, जैसे मान लो ये लोहा का टुकड़ा है, ठीक है सर, इसको हमने एक मिट्टी का तेल रखा है इसमें, और इसी में हम एक और बोतल है जहाँ पे हमने पानी रखा है सर। ठीक है, अब देखो मिट्टी का तेल का मतलब कड़वा तेल। अब ये लोहे के टुकड़ों को हमने इसमें डाला और इसमें डाला, तो यही बोला है सर कि लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? तो मिट्टी की तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है सर? तो मिट्टी की तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मिट्टी की तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है सर? कम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। आ जाना सवाल नंबर 46 की तरफ। कहता है वस्तु का ताप में वृद्धि होने से सामान्यतः उसका घनत्व में क्या होता है? ताप बढ़िस तो घनत्व का हो बिसरे?
ताप बढ़ेगा ना जी तो घनत्व का हो भी से। देखो सर, हमें कहता है वस्तु के ताप में वृद्धि होने से सामान्यतः उसका घनत्व में क्या होता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तन रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्या होता है जरा कमेंट करके बता देना सर। सबसे पहले ये सोचना, हमसे बोला कि वस्तु का ताप बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, सॉरी घनत्व घटेगा सर। वस्तु का ताप बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा, घटेगा। वस्तु का ताप बढ़ेगा तो घनत्व क्या होगा सर, घटेगा। ठीक है, वस्तु का ताप बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा। अगर वस्तु का अगर ताप घटिस तो घनत्व बढ़िस। ठीक है सर, चलो इसको नोट कर लेना। अगला 47 नंबर क्वेश्चन, ये 47 नंबर सवाल क्या कहता है जरा इसे गौर कर लेना। कहता है यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है तो उसकी शक्ति क्या होगा। हमारे पास एक उत्तल लेंस है सर, उत्तल लेंस का फोकस कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये 200 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है, इसका मतलब उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो प्लस होता है। ये उत्तल लेंस है, इसका मतलब इसका फोकस क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस 200 सेंटीमीटर हो गया सर। हमसे क्या पूछा, शक्ति। शक्ति बोले तो पी बराबर क्या होता है, 1/f। ये f हमेशा मीटर में होनी चाहिए, लेकिन ये वाला f मीटर में होनी चाहिए, लेकिन ये f है सेंटीमीटर में। तो 200 सेंटीमीटर है तो 200 में से 100 से भाग दे देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी कहने का सेंस ये हो जाएगा 2 मीटर, यानी शक्ति बराबर हो जाएगा 1/2। f की जगह आप लिखेंगे 2, यानी 1/2 का मतलब 1.5 डाईऑप्टर, यानी 1.5 डाईऑप्टर। और है उत्तल लेंस तो उत्तल लेंस का फोकस पॉजिटिव, इसका मतलब लेंस की क्षमता भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। उत्तल लेंस का फोकस होता है धनात्मक तो लेंस का क्षमता भी होता है धनात्मक। ठीक है सर, अवतल लेंस का फोकस होता है ऋणात्मक तो लेंस का क्षमता भी उसमें होता है ऋणात्मक। ठीक है सर, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना, 48 की तरफ। ये 48 नंबर सवाल क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना सर कि आकाश में तारे टिमटिमाती दृष्टि गोचर होता है क्या। आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टि गोचर होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विश्लेषण के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण परावर्तन का कारण। कौन सा कारण है सर जरा बता देना, ये प्रकाश का कौन सा कारण है। हमें कहता है क्या कि आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टिगोचर होते हैं। आकाश में तारे टिमटिमाते दृष्टिगोचर होते हैं तो ये आकाश के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, हमको लग रहा है गलत होगा, प्रकाश का ये हमको लग रहा है परावर्तन, अपवर्तन के कारण ही होगा सर। किसके कारण होगा, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अगला, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। चलो सर, मुझे प्यार नहीं होनी चाहिए सर, मुझे आपकी सिलेक्शन से प्यार होनी चाहिए सर। मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए बस आपका सिलेक्शन के सिवा, मुझे बस आपका सिलेक्शन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, क्योंकि मुझे कुछ पाने के लिए सर भी मेरे पास बहुत टाइम है सर। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन चाहिए, मेरा पहचान चाहिए। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना सर तो आप मुझे भूल नहीं पाओगे, ये मेरा वादा है मेरे भाई। ठीक है सर, बस यही कहूँगा सर कि अच्छा से समझना है इसके साइंस क्लासेस को। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो सच में इसके साइंस क्लासेस को आगे बढ़ाना, और जितना आगे बढ़ाओगे इसके साइंस क्लासेस को, ये परिवार आपका है और ये आपका परिवार उतना आगे जाएगा, तो वो आपके लिए उतना अच्छा होगा। क्योंकि सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। और बस आपका प्यार के लिए सर मैं इतनी लंबी लंबी क्लासेस लेता हूँ सर, इतने कम साधन में इतने बेहतर चीज़ देता हूँ मेरे भाई, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दम होता है, तबे रिजल्ट में ताकत होता है सर। और तबे आप सब ने मेरे को नाम दिया रिजल्ट का मतलब SK साइंस क्लासेस। बस प्यार देना सर, कुछ नहीं देना, प्यार देना। आ जाओ, क्या कहता है, कहता है ना सर कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो ये प्रकाश वर्ष जो होता है ना सर, ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। किसका मात्रक है मेरे भाई, दूरी का मात्रक है। ठीक है, हमसे पूछा प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। सवाल नंबर आना 50 की तरफ, एक बार ताली बजा देना सर। हम लोग 50 नंबर सवाल की तरफ पहुंच गए हैं, लेकिन अभी और आगे तक जाना है, क्योंकि इसका नाम है महामैराथन। ठीक है सर, आ जाना। चलो अगला क्या कहता है सर, जरा इसे गौर करना कि दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनेंगे कहाँ।
देखो सर, दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कहाँ बनेंगे सर? देखो सर, दो समांतर दर्पण के बीच में रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा सर। कहाँ पे बनेगा? अनंत पे बनेगा। इसे जरा नोट कर लेना, ठीक है सर। चलो आते हैं सवाल नंबर 51 की तरफ। ये 51 नंबर सवाल ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम का नाम। देखो सर क्या कहता है, कहता है ना कि किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होती है? किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होती है सर? मान लो सर गतिशील इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है सर वो हमारा ए से बी जा रहा है, ए से बी जा रहा है इलेक्ट्रॉन। कहता है क्या कि किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है ए से कहाँ? बी। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है सर? इलेक्ट्रॉन जा रहा है ए से बी। कहाँ जा रहा है मेरे भाई? ए से बी। और जब इलेक्ट्रॉन ए से बी, तो हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में काम करता है बल की दिशा। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? ए से बी। इलेक्ट्रॉन जा रहा है ए से बी की दिशा में। कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र में गतिशील इलेक्ट्रॉन मान लो कि ए से बी जा रहा है, तो लगने वाला बल की दिशा, जब इलेक्ट्रॉन ए से बी तो बल लगेगा बी से ए। इलेक्ट्रॉन ए से बी तो बल लगेगा बी से ए। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा रहा है तो बल इधर से इधर खींचेगा। यानी कहने का सेंस है कि क्षेत्र की दिशा के विपरीत में होगी। कहाँ पे होगा सर? विपरीत में होगा। कहाँ पे होगा? विपरीत में होगा, ठीक है। आना 52 मतलब 52 नंबर सवाल आना सर। क्या कहता है कि प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया है? प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर कौन? परमाणुवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया? प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये आपको फर्मी के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा? फर्मी के द्वारा, ठीक है सर। प्रथम परमाणुवीय रिएक्टर किनके द्वारा निर्मित किया गया? तो ये फर्मी के द्वारा निर्मित किया गया, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 53 की तरफ। ये 53 नंबर सवाल क्या कहता है सर? कहता है ना कि एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका संचारण होता है। एक नाभिकीय रिएक्टर में किनका संचारण होता है? देखो सर, नाभिकीय रिएक्टर की जब चर्चा करेगा ना, नाभिकीय रिएक्टर का, तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है? संरक्षण होता है। किनका संरक्षण होता है नाभिकीय रिएक्टर में? तो नाभिकीय रिएक्टर में संरक्षण हमसे पूछा, तो नाभिकीय रिएक्टर में जो संरक्षण होता है मेरे भाई, वो केवल और केवल किसका होता है? केवल और केवल द्रव्यमान का होता है। किसका होता है मेरे भाई? केवल द्रव्यमान का होता है, ठीक है। आ जाना, हमसे पूछा एक नाभिकीय रिएक्टर में इसका मतलब किसका संरक्षण होता है? तो एक नाभिकीय रिएक्टर में केवल और केवल किसका संरक्षण होता है? तो द्रव्यमान का संरक्षण होता है, ठीक है। हमसे पूछा एक नाभिकीय रिएक्टर में किसका संरक्षण होता है? तो केवल और केवल किसका होता है? तो केवल और केवल द्रव्यमान का होता है, ठीक है। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना? 154 की तरफ। 154 नंबर सवाल, सॉरी ओनली फॉर 54 की तरफ आना। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का चालक है? अच्छा देखो सर, जल विद्युत का, अच्छा कौन सा विद्युत का चालक है? तो मानव शरीरे मारना दे रहे, एक नंबर में तो मानव शरीरे मारो। चलो आ जाना सर। अगला क्या कहता है सर कि हाइड्रोजन बम में प्रयोग में लाई गई प्रक्रिया कौन सी है? अच्छा आप पहले ये बताना सर कि ये हमने आपको कम से कम 100 बार बताया था कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है हाइड्रोजन बम? संलयन पे, विखंडन पे, आयनीकरण पे, विद्युत संश्लेषण पे। देखो सर, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? संलयन, नाभिकीय संलयन पे या विखंडन पे? यही दो में से एक आंसर है, क्योंकि ये दोनों कंफ्यूज करने वाला है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पे या नाभिकीय विखंडन पे? अगर संलयन पे करता है तो ये होगा, अगर विखंडन पे करता है तो ये होगा। तो आप जरा बताना कि 55 नंबर का सही और सटीक आंसर क्या होगा। अगर है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन मेरे भाई। है क्षमता जरा बता देना सर कमेंट बॉक्स में। वो हर कोई बताएगा सर जिनको खुद से प्यार है। ना बताओगे ना रे तो सपना में आएंगे, तुम्हारा सिस्टम को खराब कर देंगे सर, ठीक है। चलो इसको दो ऐड आ गया, इसको सही कर दो, माइक वाला तार है। चलो आते हैं सर सवाल नंबर कितना? 56 की तरफ। ये 56 नंबर क्या कहता है कि सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है, ठीक है सर। आना कहता है एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट
दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये सवाल 10th में का था, ये नहीं पूछेगा सर। स्पष्ट की न्यूनतम दूरी, ठीक है सर, आ जाना। आपसे पूछेगा सर न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी सर तो 25 सेंटीमीटर मारना, ठीक है सर। अधिकतम दूरी पूछेगा, अधिकतम दूरी, अगर अधिकतम दूरी पूछेगा सर तो ये आप अनंत मार देना, क्या मार देना, अनंत मार देना, ठीक है। आपसे पूछा कि एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, एक साधारण आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अगर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछेगा सर तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मारना, अधिकतम दूरी पूछेगा सर तो अनंत मारना, ठीक है सर। यानी कहने का सेंस है न्यूनतम पूछा तो 25 सेंटीमीटर मारेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में है। आना कितना, 59 नंबर सवाल की तरफ। ये 58 नहीं है सर, ये 58 यहाँ देखो था, ये 59 नंबर है, बोले तो सर 59, ठीक है सर, आ जाना। कहता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है। अच्छा, ये इसमें से किसमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जरा बताओ ना। 58 नंबर सवाल का सटीक और सही आंसर, इसमें से किसमें सबसे कम होता है सर, देखो। अच्छा, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य कम, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ऐसे सोचना। तरंगदैर्घ्य कम मतलब विचलन अधिक। तरंगदैर्घ्य कम, उस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा जो सबसे अधिक विचलन करेगा। ये हमारा होता है सर प्रिज्म, और ये प्रिज्म में सर यहाँ से श्वेत प्रकाश जाता है तो सबसे कम विचलन, सबसे कम विचलन करता है लाल, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। और सबसे अधिक नीचे में जो सबसे कलर होता है वो होता है बैगनी, ठीक है सर। तो इसका बैगनी सबसे ज़्यादा विचलन करता है, ठीक है, बैगनी सबसे ज़्यादा विचलन करता है, तो इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, ठीक है। जो अधिक विचलन करेगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा, और जो कम विचलन करेगा उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा। हमसे पूछा प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किस रंग के लिए सबसे कम होता है, तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो बैगनी रंग के लिए सबसे कम होता है, क्योंकि वो सबसे अधिक विचलित करता है, ठीक है सर। और सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो लाल का होता है, क्योंकि वो सबसे कम विचलन करता है। आ जाना। कहता है सर क्या कि बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होता है। बल और विस्थापन, देखो कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है सर एफ एस कॉस थीटा। अब सोचना सर, ये एफ हमारा बल है और ये हमारा एस जो है वो विस्थापन है। ये एफ और एस देखो सर सबसे ज़्यादा कार्य करेगा जब हम ये थीटा का मान, जब हम थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। जब ये थीटा का मान 90 डिग्री लेंगे तो देखो, जब थीटा का मान 90 लेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो हो जाएगा एफ गुने एस, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो हम बल और विस्थापन के बीच किस कोण के अधिकतम कार्य होगा, तो किस कोण पे अधिकतम कार्य होगा, तो 90 डिग्री पे अधिकतम कार्य होगा। 0 डिग्री अगर लेंगे हम सर तो ये डब्लू बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एफ एस, एफ हमारा फोर्स है, एस हमारा विस्थापन है, और कॉस थीटा ये क्या है सर, कॉस थीटा, थीटा की जगह मान लो 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा एफ एस, और गुने कॉस थीटा का मान, कॉस 0 का मान क्या होता है 0, कॉस 0 का मान कर देंगे 0 तो ये पूरे 0 हो जाएगा। यानी सबसे अधिकतम पूछेगा सर तो 90 डिग्री, और सबसे कम पूछेगा तो 0 डिग्री। हमने क्या बोला है, अगर आपसे पूछेगा बल और विस्थापन के बीच किस कोण से अधिकतम कार्य होता है, सबसे अधिकतम कार्य होता है किस पे, तो 90 डिग्री पे। सबसे कम कार्य होता है किस पे, तो 0 डिग्री पे, ठीक है सर। सबसे अधिकतम कार्य किस पे, 90 पे, और सबसे कम कार्य किस पे, 0 पे। अगला आना 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर सवाल, जरा हंस के बताओ ना सर क्लास कैसा लगा जी। आ जाना सर। चलो अब कहता है क्या सर कि एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जाता है। एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जाता है सर, एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जाता है सर, तो जल पे जो तैराया जाता है ना मेरे भाई, वो तैराया जाता है पृष्ठ तनाव के कारण। किसके तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। किसके तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है। हमसे पूछा है कि एक स्टील की सुई को जल पर किसके कारण तैराया जाता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण तैराया जाता है, ठीक है। चलो आना सवाल नंबर 61 की तरफ। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसके लिए न्यूनतम होता है। कहां से कहां सर, कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसमें न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो क्रांति कोण होता है ना मेरे भाई, वो किसमें न्यूनतम होता है, लाल में। क्यों, क्योंकि ये विचलन,
क्योंकि ये विचलन कम करता है। क्या करता है? विचलन कम करता है। हमसे क्या पूछा है कि कांच से वायु में जाने पर प्रकाश का क्रांति कोण किसके लिए न्यूनतम होता है? तो लाल के लिए क्या होता है? न्यूनतम होता है। ठीक है, चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 62 की तरफ। ये 62 नंबर सवाल क्या कहता है सर कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा। सवाल समझा कि नहीं समझा? जरा बताना सर, हमको पीने दो, हम बताते हैं। कहता है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा। प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा जो होता है सर वो धारा के समानुपाती होता है। गलत बात, ये धारा के वर्ग के समानुपाती होता है सर। ठीक है, किसके होता है? धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आपसे पूछेगा कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा, तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा सर? तो ये बी होगा। ठीक है, आ जाना 63 नंबर सवाल। कहता है विद्युत चुंबक क्या है सर? विद्युत चुंबक क्या है जरा बताना। तो विद्युत चुंबक क्या है सर? तो मात्रा चालक कुंडली है। गलत बात। इस्पात के दंड पर लिपटी चालक कुंडली। गलत बात। कहता नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली। नरम लोहे के दंड पर लिपटी चालक कुंडली, सही बात। ठीक है सर, आ जाना सवाल नंबर आना कितना 64 की तरफ। ये सवाल है 64 नंबर। कहता है परमाणु बम आधारित है किस पे? जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो सर, अब समझना कि अगर आपसे कोई पूछेगा हाइड्रोजन बम, तो हाइड्रोजन बम होता है सर, ये होता है नाभिकीय संलयन पे। उसका आंसर मिल गया, नाभिकीय संलयन पे। ठीक है, संलयन पे। अगर आपसे पूछेगा परमाणु बम, तो ये हमारा होता है सर नाभिकीय विखंडन पे। ठीक है सर, आ जाना। हमसे पूछा परमाणु बम आधारित है किस पे? तो नाभिकीय विखंडन पे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा? डी होगा सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 65 की तरफ। ये 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर कि निम्नलिखित में से किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? ये 4 ऑप्शन में से किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? जरा बताओ तो। कहता है क्या सर कि निम्नलिखित में से किसमें नाभिकीय संलयन नहीं होता है? नाभिकीय संलयन हमसे पूछा किसमें नहीं होता है। तो सर देखो, ध्रुव तारा में होता है, सूर्य में होता है, आयता तारा में होता है, स्रोत वामना में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? गलत बात। अगला कहता है 66 नंबर क्या सर? कहता है जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है सर? जब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, विषुवत से ध्रुव तो भार बढ़िस, विषुवत रेखा से ध्रुव रेखा की ओर तो भार क्या होता है सर? बढ़ता है। यानी भार क्या होता है? बढ़ता है। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? तो ए हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आना। कहता है क्या सर कि जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तब आवर्धन क्षमता क्या होता है? जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाएंगे सर तो आवर्धन क्षमता, देखो सर, सूक्ष्मदर्शी बढ़ेगी, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा सर? तो ये भी बढ़ता है। ठीक है, आ जाना। जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई को बढ़ाएंगे तो आवर्धन क्षमता भी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आना अगला 68 नंबर सवाल। कहता है वस्तु का अधिकतम भार कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर या पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के बाहर? वस्तु का अधिकतम भार, ये सवाल मैंने बहुत बार पढ़ा चुका है सर। वस्तु का अधिकतम भार जब पूछेगा ना सर तो पृथ्वी के केंद्र पर मारना। कहाँ मारना? पृथ्वी के केंद्र पर मारना, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ ए में था।
कहता है क्या अगला 69 नंबर कि ताप के बढ़ने पर गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होता है। जब ताप बढ़ेगा तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग, जब ताप बढ़ेगा तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग बढ़ता है। जब ताप बढ़ेगा तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है सर, जब ताप बढ़ेगा तो गैसीय माध्यम में ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। कहता है क्या सर कि अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है। अर्धचालक में विद्युत चालकता का क्या कारण है सर, केवल इलेक्ट्रॉन, गलत बात। केवल छिद्र, गलत बात। इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। कहता अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण क्या है, तो अर्धचालक में विद्युत चालकता का कारण है इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन एवं छिद्र दोनों। अगला 71 नंबर सर। अब देखो सर, दो बीमा आ गया मेरे पास, ये दूसरा बीमा है, ये ml स्क्वायर टी पे पावर -3 निम्नलिखित में से किसकी बीमाएं हैं। ये किसकी बीमाएं है सर, जरा बता देना सर। ये 71 नंबर क्वेश्चन किसकी बीमाएं है, तो ये हमारा शक्ति की बीमाएं है सर। ये किसका बीमाएं है मेरे भाई, तो ये हमारा शक्ति की बीमाएं, बस इसको याद कर लेना। ठीक है सर। अगला 72 नंबर। ये 72 नंबर सवाल कहता है कि 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले लेंस की पावर क्या होगी। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले लेंस की पावर, देखो सर ये 25 सेंटीमीटर है फोकसांतर, मतलब f का मान है 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछा पावर, ये पहले इसको मीटर में बदल दो, तो 25 में 100 से भाग दे देंगे, तो 25 चौका 100, 1/4 मीटर। 1/4 मीटर हो गया सर। हमसे पूछा पावर, P बराबर क्या होता है 1/f। f हमेशा मीटर में होनी चाहिए। 1/f का मान 1/4, वो 4 ऊपर चल गया तो हो गया 4 डायोप्टर। कितना डायोप्टर, 4 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में है सर। चलो अगला सवाल नंबर आना कितना 43 की तरफ। कहता है कि आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। सबसे पहले सोचो, ये आँख के रेटिना पर, ये रेटिना क्या है सर, तो रेटिना में होता है उत्तल लेंस। रेटिना में होता है उत्तल लेंस। कौन लेंस होता है, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है सर, वो हमारा वास्तविक बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आँख के रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आँख में जो रेटिना होता है सर, उसमें उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस में जो होता है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यानी वास्तविक और उल्टा बोले तो ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है। सवाल नंबर 74 कहता है संवेग दुगना करने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। जब संवेग दुगना करेंगे तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो होगा वो 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपको बी में। अब कहता है सर ये 75 नंबर सवाल, आज का क्लास का ये अंतिम सवाल। मेरे भाई जरा कोशिश करना सर, पहले ये बताना आप ये क्लास आपको कैसा लगा। सच में सर अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा ना सर, मैंने कड़ी मेहनत के साथ ये क्लास को बनाया है सर। अगर सच में अगर आपको अच्छा लगा सर तो प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर सच में अगर आपको अच्छा ना लगा तो भी कमेंट कर देना, ताकि आपके कमेंट से मुझे सीख मिले। क्योंकि इंसान किसी भी से भी सीख सकता है, बस उसमें ललक होनी चाहिए कि हमको अच्छी बात तो सीखना है। इंसान कचड़े चलने वाले से भी सीखता है मेरे भाई। ठीक है, बट आप अच्छा कमेंट कर देना। ठीक है सर। और एक बात और है सर कि चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए हो ना, तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने अपने हर व्हाट्सअप के स्टोरी में लगा देना इस वीडियो को मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। कहता है यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। यदि वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा सर तो आवर्तकाल क्या होगा सर, तो आप परिवर्तित रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। आज तक के लिए बाय मेरे भाई, फिर मिलते हैं आप सबके बीच हम अगली क्लासेस में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।